गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत लंबे टाइम तक क्लासेस बंद रही, हम इसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को रेगुलर अब वीडियोज मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में अर्थात अभी हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत के क्रम में हम स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका अलग प्रभाव रहा था, हमने उनको पढ़ा था। इस क्रम में स्टूडेंट्स हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे थे, साथ ही रामकृष्ण परमहंस को भी पढ़े हम लोग, और हमने देखा कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की। इस क्रम में स्टूडेंट्स हमने बताया था आप लोगों को कि उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि सर्वप्रथम हमारे जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों का संकलन किया जा रहा था, तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स वेदों को लिखा गया, और वेदों को सहूलियत से हम पढ़ सके तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, और उसमें कर्म कांड को एस्टैब्लिश किया गया कि कर्मकांड और बहुत ऐसे अन्य तरीकों को भी बताया गया कि इनके माध्यम से हम ईश्वर से अपनी तारतम्यता स्थापित कर सकते हैं। उसमें स्टूडेंट जो कर्मकांड थे वो कर्मकांड ब्राह्मणों के माध्यम से ही एस्टैब्लिश किए जा सकते थे, इसलिए उस ग्रंथ में ब्राह्मण की सुपरमेसी को एस्टैब्लिश किया गया, और हम इससे नकारेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं में ज्ञानियों की आवश्यकता थी और उनके माध्यम से ही विधि व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। इसके बाद स्टूडेंट्स ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक लिखे गए, जो जिनको हम लोग जंगल बुक भी कहते हैं, वो वन में लिखे गए, और वन में लिखे जाने के बाद उससे हमें ये जानकारी मिली कि कर्म कांड के अलावे हम प्राकृतिक तरीके से भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं, नेचर के साथ रह के हम सीख सकते हैं, जो कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं नेचर के साथ वो किसी अन्य जगह से नहीं बिल्ड कर सकते हैं, जिसका प्रभाव ये रहा कि अत्यधिक ऋषि मुनि, अत्यधिक विद्यालय जो गुरुकुल के रूप में स्थापित हुए, आप देखते होंगे कि जंगलों में स्थापित हुए, और इन सारी पुस्तकों का संकलन जंगलों में किया गया, ऋषि मुनियों के माध्यम से ही किया गया। जंगल बुक के पश्चात स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि उपनिषद आते हैं, और उपनिषद जो था वो दर्शन पे आधारित था, वो साइंस मतलब विज्ञान को भी अपने साथ रखता था, वो शास्त्रों के अलावे शस्त्रों पर भी विश्वास करता था, साथ ही साथ वो साइंस को भी, कर्म को भी, ज्ञान को भी, सब चीज को महत्व देता था। और उपनिषद सबसे आखिरी में लिखा गया, इसलिए इसको वेदों का अंत कहा जाता है, और इसी से स्वामी विवेकानंद प्रभावित थे। इसीलिए स्टूडेंट्स वो उपनिषदों से प्रभावित होने के कारण, उसके कंसेप्ट से प्रभावित होने के कारण, क्योंकि ऊपर वाले जितनी चीजें थी वो सबकी निचोड़ उपनिषदों में थी, तो उससे प्रभावित होने के कारण इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, और ये उपनिषदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इवन उपनिषदों को पढ़ते भी थे, उनसे लिए हुए चीज़ों का संकलन उन्होंने अपने लिखे गए पुस्तकों में भी किया, जो आगे मैं बताऊंगी कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। तो इस क्रम में हम आप लोगों को बताए थे कि उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। फिर अल्मोड़ा में एक जगह है मायावती, उन्होंने वहाँ पे भी एक आश्रम बनाया, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वो शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसके पहले की सारी वैकल्पिक चीज़ें हमने पढ़ रखी है। अब हम आते हैं, ये क्या बोलते हैं, शिकागो प्रथम धर्म सम्मेलन में जाने की जब बात होती है, तो उस टाइम उनको वहाँ भेजने के लिए स्पॉन्सर जो कर रहे थे, मतलब जो पैसे खर्च कर रहे थे, वो खेतरी के राजा थे। अब स्पॉन्सरशिप आप तो जानते हैं, आजकल के खेल में आप देखते हैं बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का, किसी कंपनी का, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो उसके टी शर्ट पे देखते हैं ड्रीम 11 लिखा रहता है, कभी आपने देखा कि बाइजूस लिखा रहा होता है। तो ये क्या था, वो लोग उस खेल को होने के लिए सहयोग देते हैं। उसी प्रकार जैसे स्वामी विवेकानंद 1893 में जब जा रहे थे शिकागो फर्स्ट धर्म संसद में भाग लेने के लिए, उस टाइम खेतरी के राजा महाराजा जो थे
उनका सहयोग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपका नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त है, जो कि बिल्कुल भी आपके व्यक्तित्व के साथ फिट नहीं बैठता है, तो आप अपने नाम को बदल लीजिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा क्या नाम रख लें हम। तो उसी टाइम उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपना नाम विवेकानंद रखिए, यानी जिसको विवेक में आनंद आता हो, यानी जिसको विद्या के अध्ययन में, जिसको ज्ञान की खोज में आनंद आता हो, उसको विवेकानंद कहते हैं। तो आप अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए और इसी के नाम से आप उस धर्म संसद में भाग लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको जान के ये हैरानी होगी कि उस धर्म संसद में भी स्वामी विवेकानंद तो चले गए, क्योंकि भारतीयों की जो स्थिति थी उस दौरान, और क्योंकि अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, और आपको पता है कि अंग्रेज हमारे देश की क्या स्थिति बना के रखे थे। हम एक कॉलोनी की टाइप अंग्रेजों के माध्यम से थे। अमेरिका भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जूझ रहा था, लेकिन हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर भी जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँचे तो उनको मौका नहीं मिल रहा था, मतलब कि उस धर्म संसद में फर्स्ट डे तो हम इंडियन होने के नाते उनको मौका ही नहीं मिला। सेकेंड डे स्टूडेंट, एक अमेरिकी महिला का, मतलब कि जो वहाँ की बिजनेस वूमेन थी और साथ ही उनका मतलब भारत से जुड़ाव था, उनके माध्यम से स्टूडेंट उनको मौका मिला तो मात्र लास्ट टाइम में 5 मिनट के मौके मिले, और 5 मिनट में स्वामी विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया, अर्थात आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता है कि उन्होंने अमेरिका धर्म संसद में सुनने पे बोला, और जब वो बोलना शुरू किए तो स्टूडेंट्स जो उनको 5 मिनट्स मिले थे, उस 5 मिनट के बाद कितना मिनट निकल गया, कितने घंटों निकल गया, लंबे टाइम तक लोग उनको सुनते रह गए। और सुनने के बाद स्टूडेंट उनका ये स्पीच, जो स्वामी विवेकानंद का प्रथम धर्म सम्मेलन में जो स्पीच था, उस स्पीच की शुरुआत उन्होंने की थी, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप देखते हैं आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी विवेकानंद के फॉलोअर हैं, स्वामी विवेकानंद को वो आदर्श मानते हैं। उनके प्रत्येक स्पीच की शुरुआत इसी से होती है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्येक भाषण की शुरुआत इसी शब्द से होती है, और स्वामी विवेकानंद ने भी अपने भाषण की शुरुआत इसी शब्द से की, और वो बोलते रहे। फिर नेक्स्ट डे भी लोगों ने उनको सुना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, और ब्रिटिशर्स हमारी देश की विरासत को समझने के लिए अर्थात हमारे देश की गतिविधि को समझने के लिए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। और स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब ये लोग हमारी किताबों का ट्रांसलेशन करना शुरू किए, जब ये लोग हमारे यहाँ खुदाई करना शुरू किए, तब इनको पता चला कि कितने डेवलप्ड कंट्री में हम आए हैं, क्या विरासत रहा है, क्या इतिहास रहा है इस देश का। वो लोग अपने लिए उस चीज़ को ट्रांसलेट किए। उनको ये नहीं पता था कि ट्रांसलेट करने के बाद इंडियन भी इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने का चमत्कार भी उनको दिखेगा। खैर, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको मैं एक स्टोरी बता रही हूँ कि मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोग सुने होंगे। भारतीय कानून में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत कार्य किए उन्होंने हमारे देश की विधि व्यवस्था के लिए। तो वो कहते थे कि यूरोप के अलमारी के एक शेल्फ की एक किताब के बराबर भी एशिया का संपूर्ण लिटरेचर नहीं होगा। मतलब उनका मानना था कि यूरोप की एक किताब रख दीजिए और एशिया का पूरा लिटरेचर रख दीजिए, तो एशिया का जो संपूर्ण लिटरेचर आप रख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ कि यूरोप की एक किताब ले लीजिए और एशिया की कालिदास की पूरी सीरीज को मिला दीजिए, तो उनका मानना था कि यूरोप की वो किताबें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आपको मैं एक इत्तेफाक की बात बता रही हूँ कि एक छोटी सी किताब पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग दर्शन की पुस्तक जो है, आज संपूर्ण विश्व में करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुकी है सिर्फ योग दर्शन से। आप देखते हैं स्वामी रामदेव महाराज विश्व के किसी भी जगह पे जाते हैं,
जगह भी उस देश का रहता है, लोग भी उस देश के रहते हैं, एक्सरसाइज भी उस देश के लोग करते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट, और सारे पैसा इंडिया लेके आ जाते हैं। तो ये था इंडिया का विरासत, ये था हमारे देश के धर्म ग्रंथ का विशेषता, ये था हमारे देश में लिखी जाने वाली पुस्तकों की गुणवत्ता। जो आज पतंजलि जो है वो करोड़ों का बिजनेस टाइकून है हमारे रामदेव बाबा जी, उनका ही प्रयास रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक पुस्तक कितनी बड़ी एम्पायर खड़ा कर सकती है, जबकि मैकाले का ये स्टेटमेंट था हमारे देश की पुस्तकों के लिए। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू किया, इनको खुद ही पता चलने लगा कि क्या भारत का इतिहास रहा है, और तब तक हमारे देश के लोग भी शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे मॉडर्न एज में, ये लोग भी अपनी विरासत को पढ़ना शुरू किया। और तब इनको पता चला कि आप एक गाना सुने ही होंगे कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। फिर हमारे देश के लोग प्रभावित हुए और बोले कि यार हम किस जगह थे और कहाँ आ गए हैं। और तब इन लोगों ने अपने विरासत को संभालने का प्रयास किया, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद तो ये जब धर्म संसद में भाग लिए, बोलना शुरू किए, तब पूरी दुनिया ने इनको जाना। तो 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन में भाग लिए। उस समय एक न्यूज़पेपर वहां छपा करता था, न्यूयॉर्क हेरल्ड। न्यूयॉर्क हेरल्ड नामक पेपर में, अमेरिकी पेपर था, इसमें कहा कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। सोचिए कि जिसको लास्ट का 5 मिनट्स मिला था बहुत प्रयास से, वो कौन था? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व अर्थात उसके ज्ञान की पराकाष्ठा का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बारे में अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। तथा उसने यह भी कहा कि जिस देश में, अब आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व रहता है, वहां पे हम ईसाई मिशनरीज भेज रहे हैं। अर्थात आपको मैंने पहले पढ़ाया है ना कि ब्रिटेन से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ईसाई मिशनरियाँ आ रही थी, और उनका टारगेट क्या था कि आदिवासी क्षेत्र में जाते थे और धर्म परिवर्तन कराते थे। उनका तो टारगेट ये था कि संपूर्ण राष्ट्र का ईसाईकरण करना। परंतु जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, प्रथम धर्म सम्मेलन में भागे, क्योंकि उसमें अलग अलग देश के लोग थे, वर्चस्व था उसमें अलग अलग देश के लोगों का। उस टाइम अमेरिका के न्यूज़पेपर ने किसी ब्रिटेन के व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिख के किसी भारतीयों के बारे में लिखा और कहा कि ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। साथ ही उसने यह भी लिख दिया कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व रहता हो, उस देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम ईसाई मिशनरीज भेज रहे हैं। अर्थात ये किसी यूरोपियों का स्टेटमेंट था कि जिस देश में इनके जैसा व्यक्तित्व रह रहा हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो ईसाई मिशनरीज भेज रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताया, जबकि सही बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल से शिक्षा का जो स्तर रहा है वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहा है। आप जिस बिहार में रह रहे हैं, जिस बिहार की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा का केंद्र बिंदु था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र बिंदु था। अलग अलग देशों से यहाँ पे पाली विषय पे लोग रिसर्च करने आते थे। अलग अलग मतलब श्रीलंका से लोग आके यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे हमारे प्राचीन काल के दौरान। लेकिन हाँ, बाकी अंग्रेजों की विरासत हुई, बीच में मध्यकाल का एज रहा जिसमें बहुत सारा चीज नष्ट हुआ, जिसको अभी अपने धरोहर के रूप में हमारे देश के जितने भी देश को संचालित करने वाले राष्ट्र प्रमुख हैं वो विरासत के रूप में उसको संजो रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट अमेरिका तो ये बात कहाँ ही, पश्चिमी देश, जो पश्चिमी देश थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इस धर्म संसद के बाद अलग अलग देशों का भ्रमण कर रहे थे और अलग अलग देशों का भ्रमण कर रहे थे। उस भ्रमण के दौरान जो लोग भी इनसे मिले, तो पश्चिमी देशों के लोग ने इनको क्या कहा, तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। ये एग्जाम में पूछा है। पश्चिमी देशों ने इनको
तूफानी साधु आप लिख लीजिए, साधु कहा, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। तो ये स्टेटमेंट अर्थात कि स्वामी विवेकानंद उस टाइम यूथ थे, क्योंकि वो तो यूथ एज में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो बहुत ही युवा थे और उनके अंदर सरस्वती का या उनके ऊपर माँ सरस्वती का स्पेशल आशीर्वाद था। आपको पता होना चाहिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको संपूर्ण इंसाइक्लोपीडिया का पूरा सीरीज याद था। तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी, तो उनको तूफानी साधु पश्चिमी देशों के लोगों ने कहा। और एक चीज आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो प्रथम धर्म संसद का आयोजन हुआ था वो अमेरिका के कोलंबस हॉल में हुआ था, न्यूयॉर्क में कोलंबस हॉल में ये आयोजित किया गया था। और एक चीज और पूछा जाएगा कि इस धर्म संसद में स्वामी जी किस जहाज से भाग लेने के लिए गए थे, तो पेनिनसुलर नामक जहाज से शिकागो गए थे। और यहीं पे आयरलैंड की एक रहने वाली महिला थी, मार्गरेट नोबेल। वो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, यानी उनके विचारधारा से, उनकी फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के बाद वो बाद में इंडिया भी आ जाती हैं स्टूडेंट। तो ये तूफानी साधु उनको कहा गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहीं पे कि जिस टाइम स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण कर रहे थे, उस टाइम उनको जापान जाने के क्रम में हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा से इनकी मुलाकात हुई। और जमशेदजी टाटा भी बहुत बड़े मतलब कि आध्यात्मिक व्यक्ति थे और वो स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे। उस दौरान जमशेदजी टाटा ने उनसे पूछा कि हमारे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा था कि हमारे देश में युवाओं के पास बहुत ज्ञान है, वो ऊर्जावान है, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो तीव्र है और उन्हीं के ब्रेन का ड्रेन हो रहा है, अर्थात उनके माइंड को ड्रेन करके दूसरे देश वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करिए, आप कोई ऐसा जगह शुरू करिए जहां इनके थिंक को, जहां इनके मतलब माइंड का प्रयोग करके और वो उस चीज को रिसर्च कर सके कि उनका दिमाग या जो वो सोच रहे हैं उस सोच से वो क्या कर सकते हैं। और उन्हीं से प्रभावित होकर स्टूडेंट, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर जमशेदजी टाटा ने 1898 ईस्वी में IISc की स्थापना बेंगलुरु में की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ जिसको आज के समय में क्या कहा जाता है कि वो साइंटिस्ट पैदा करता है। वो जो इंस्टीट्यूट है वो साइंटिस्ट पैदा करता है। और आप एजुकेशनल क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम का लिस्ट जारी होता है, उसमें आप देखिएगा उसमें IISc बेंगलुरु का स्थान सदैव ही होता है। और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये स्थापित किया और लाखों वैज्ञानिक दे चुका है ये इंस्टीट्यूट, देश नहीं संपूर्ण वर्ल्ड को। और आपको बता रहे हैं कि इस ब्रेन ड्रेन जो कंसेप्ट आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे हैं, यूथ इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, वो चीज़ें स्वामी विवेकानंद पहले ही सोच रखा था कि हमारे देश के युवाओं को अगर हमारे देश में रखना है तो पहले उनके ब्रेन को डेवलप करना होगा। और ब्रेन को डेवलप करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए, ऐसे शिक्षक चाहिए, ऐसी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था चाहिए जो उनके ब्रेन को शार्प कर सके। और शार्प करने के पश्चात वो अपने माइंड का अप्लाई करके कुछ ऐसा स्टार्टअप खड़ा करें जिससे देश का विकास हो। और उसी चीज़ को वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से शुरू किया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास माइंड है, पैसे नहीं है तो पैसे हम देंगे, आपको पैसे हम दे रहे हैं, आप अपने स्टार्टअप को एस्टैब्लिश कीजिए और अपने माइंड के एप्लीकेशन को करके आप कुछ ऐसा करिए जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सबसे यूथ कंट्री के रूप में इंडिया उभरा है और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भी अब धीरे धीरे इंडिया में ही एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं।
वो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट जब आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि देश में कितने ऐसे स्टार्टअप हैं जिसका हो सकता है कि आप नाम भी नहीं जानते होंगे स्टूडेंट। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ इसी में कि स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस पे यूथ डे मनाया जाता है। यूथ डे मनाने का कारण आप जानते हैं कि बहुत ही कम आयु की स्थिति में जब वो थे, बहुत ही कम एज के थे जब उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा था और बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इनके ही जन्म दिवस पे 12 जनवरी को पूरा देश यूथ डे सेलिब्रेट करता है। यूथ डे सेलिब्रेट करता है, साथ ही 12 जनवरी को यूथ डे सेलिब्रेट होता है। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, उन सारी पुस्तकों का नाम मैं लिखवा देंगी, लेकिन मैं अभी मार्गरेट नोबेल का चर्चा की हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मार्गरेट नोबेल जो थी वो एक आयरिश महिला थी, लेकिन एक आयरलैंड के होने के कारण आयरिश मैं उनको बोल रही हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही आध्यात्मिक महिला थी, ज्ञानवान थी, विदुषी थी, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थी। 1895 में वो लंदन में मिली थी स्वामी जी से। स्वामी जी से लंदन में मिली थी और 1898 ईस्वी में स्टूडेंट भारत आ गई तथा इन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया, रामकृष्ण मिशन की सदस्य बन गई। इनको स्वामी जी भगिनी निवेदिता कहते थे। भगिनी निवेदिता से संबोधित करते थे स्वामी विवेकानंद इनको, और भगिनी निवेदिता से संबोधित ही नहीं करते थे, वो भारत आई, आरके मिशन की प्रमुख भी बनी। आरके मिशन की प्रमुख भी बनी और ये स्वयं को आध्यात्मिक पुत्री कहा। मार्गरेट नोबेल कहते थे कि मैं स्वामी जी की आध्यात्मिक पुत्री थी। भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से उनको जाना जाता है। भगिनी निवेदिता जो स्वामी जी ने कहा, भगिनी अर्थात सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने स्वामी जी को सन्यासी योद्धा के रूप में संबोधित किया है, सन्यासी योद्धा के रूप में संबोधित किया है। साथ ही स्टूडेंट इन्होंने 2 बुक लिखा, द वे ऑफ इंडियन लाइफ। सिस्टर निवेदिता ने 2 पुस्तक लिखा, द वे ऑफ इंडियन लाइफ और द मास्टर्स ऑफ आई सॉ हिम। आई सॉ हिम 1911 में इनकी मृत्यु, सिस्टर निवेदिता की मृत्यु 1911 में दार्जिलिंग में हुई। ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ जगह है। प्रथम धर्म संसद हो गया, कहाँ आयोजित हुआ था, किस न्यूज़पेपर ने उनको क्या कहा, स्टेटमेंट मैंने बता दिया, आप नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट। द्वितीय धर्म संसद में भी भाग लिए थे स्वामी जी। अमेरिका के द्वितीय धर्म संसद में भी स्वामी जी भाग लिए थे। 1893 में पहला था और 1900 में सेकेंड धर्म संसद भी स्वामी जी भाग लिए थे। यह आपके लिए जानना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय जन आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, अर्थात उस टाइम जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसका आध्यात्मिक पिता कहा था। स्वामी जी की कई पुस्तकें हैं, स्वामी जी की कई पुस्तकें हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करिएगा। उनकी तो एक पुस्तक है कि लिटरेचर फ्रॉम कोलंबो टू अमेरिका, लिटरेचर फ्रॉम कोलंबो टू अमेरिका, ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने लिखा। आप देखे होंगे, आपको हमेशा ही सुनने को मिलता होगा
कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, साथ ही साथ स्टूडेंट प्रेम योग, राजयोग, हिंदू धर्म। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, राजयोग और हिंदू धर्म। ये भी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने ही लिखी थी। उसके बाद हिंदी की कुछ पुस्तकें उनकी थी जिसमें मरणोत्तर जीवन था, मेरा जीवन तथा ध्येय, वर्तमान भारत और जागृति का संदेश से स्टूडेंट और धर्म तत्व। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। 1900 में उन्होंने द्वितीय धर्म संसद में भाग लिया और 1902 में स्टूडेंट्स उनकी मृत्यु हो गई। आप कमेंट करके बताइएगा कि जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई उस टाइम स्वामी विवेकानंद की आयु क्या रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं रहने देते हैं। हम पुनः कल आगे पढ़ाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद हमने शुरुआत किया था और अब रेगुलर ये रहेगा क्लासेस। आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पे अब बने रहिए, हमारे लेक्चर को देखिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।